हेलो बच्चों, यहाँ पर हम करने वाले हैं 9th क्लास का 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल बोलेंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वहाँ पर हम ये करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, कि सेल की खोज किसने की थी और कैसे की थी। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cell in a cork slice with the help of primitive microscope. जो सेल की सबसे पहले 1665 की बात है, रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था, बार्क ऑफ ट्री के ऊपर, मतलब जो वृक्ष के ऊपर वाली जो छाल होती है उसके ऊपर जो कॉर्क स्लाइस होती है उसको उसने ऑब्जर्व किया था विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो उसने खुद ही प्रिपेयर की थी। तो उसने देखा कि ये यहाँ पे जो सेल्स उसने ऑब्जर्व की, तो उसने देखा कि छोटे छोटे, मतलब यहाँ पे उसने कंपार्टमेंट देखे, वहाँ पर उसने जो कॉर्क स्लाइस को उसने नोटिस किया, तो उन कंपार्टमेंट्स को उसने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और सेल का मतलब होता है लिटिल रूम्स। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे रूम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, सेल है, जो कि हमारी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगला जो क्वेश्चन है, वाई इज द सेल कार्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मतलब एक सेल से बना हुआ हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारी सेल से बना हो, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। मतलब वो सेल ही है जिसके ऊपर वो उसकी जो पूरी बॉडी है वो फंक्शन कर रही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है, मतलब उसकी जो छोटी से छोटी इकाई है वो क्या है, सेल है। वहाँ पे जैसे एक कमरा है, उसको बनाने के लिए हम ईंटें लगाती हैं, ईंटों से वो क्या है, पूरा कमरा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से सेल से वो क्या है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म वहाँ पर तैयार होता है। तो यहाँ पर ए सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, पैरामीशियम एंड कैलोमाइडोमन्स। तो यहाँ पर जो अमीबा पैरामीशियम है ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक ही सेल के अंदर एक पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बसा हुआ है। तो एक ही सेल इसके अंदर पूरा बॉडी का फंक्शन, मतलब वो फंक्शन करेगी, जिसमें एक्सीडेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सब कुछ एक ही सेल वहाँ पर वर्क करेगी। तो इसलिए मतलब उसी के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के लिए वही क्या है, सेल ही एक क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। मतलब उसका, उस सेल के कारण ही उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना, और उस सेल के कारण ही वो पूरा उसका जो बॉडी है वो फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए वो क्या है, यूनिसेलुलर के लिए, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, तो उसके लिए वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। On the other hand, many cells group together in a single body and form various body parts in a multicellular organism such as plants and animals. तो दूसरी तरफ हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो काफ़ी सेल इसके अंदर ज्वाइंट हो जाती है। टुगेदर मतलब ग्रुप, उनका जो ग्रुप है वो मिलकर काम करता है, जिससे बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी तैयार होती है। तो वहाँ पर सारी की सारी, तो वहाँ पर जो सेल है मल्टी सेलुलर के अंदर भी सेल के कारण क्या है, उसके अंदर फंक्शनिंग या उसका स्ट्रक्चर वो बन रहा है। तो इसलिए इस सेल परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। तो हर एक सेल का एक अलग अलग फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, जिससे क्या है पूरी बॉडी मतलब वहाँ पर वर्क कर रही है। ड्यू टू दिस रीजन ए सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट, आप उसको बोलेंगे। क्योंकि सेल की वजह से, चाहे मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, तो उसके स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर बना है उसको किसने बनाया, सेल ने बनाया है। और चाहे उसके अंदर कोई भी फंक्शन हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, सेल की वजह से हो रहा है, कोशिका की वजह से हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती, क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, उसकी आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, तो वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वे इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। तो यहाँ पर ये वाली जो है वो है प्लांट सेल और ये वाली है एनिमल सेल। इसके बाहर जो बाउंड्री होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसके बाहर जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलेंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, दोनों तरफ। लेकिन इस प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलेंगे, इसके अंदर वो नहीं होगी।
मतलब एनिमल सेल के अंदर वो नहीं होगी, लेकिन वो प्लांट सेल के अंदर होगी सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है। तो एक डिफरेंस बड़ा ये हो गया कि सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है जिसे हम सेल वॉल बोलेंगे, लेकिन एनिमल सेल में आपको ये नहीं मिलेगी। उसके बाद जो सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडीज़ है, इसके अंदर आपको वो नहीं मिलेंगे। जो ऑर्गेनल्स का मतलब होता है, ऐसे इसके अंदर सेल के अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम्स हो गया, डिप्टोसम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, मतलब अलग अलग उनके वर्क है। लेकिन यहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ और जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ पर आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको मिलेंगे जो हमारी एनिमल सेल है। उसके बाद ये हम बात करें प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म की बारे में और जान लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के छोड़कर इसके चारों तरफ जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जेली लाइक चीज़ है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इसके अंदर भी उसे सेम चीज़ बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर मतलब सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो आपको साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलेंगे। प्लास्टिड्स का मतलब जो क्लोरोफिल है ये करते हैं, जो एनिमल प्लांट सेल होते हैं वो करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उसके लिए चाहिए क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर जो प्लास्टिड्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे जो एनिमल सेल है उसके अंदर ऐसा कोई वर्क नहीं है फोटोसिंथेसिस का, तो यहाँ पे प्लास्टिड एब्सेंट आपको मिलेगा। रिजर्व जो फूड है वो यहाँ पर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पौधों के अंदर जो सेल के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज का स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपको मिलेगा। इनका जो साइज है वो डेफिनेट है, लेकिन जो एनिमल सेल के लिए हम बात करें उनका जो साइज है वो डेफिनेट आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग शेप में आपको वो मिलेगी। जैसे मतलब नर्व सेल अलग शेप में मिलेगी, मतलब अलग अलग जो सेल है वो अलग शेप में आपको मिलेगी, कोई अंडाकार है, कोई लीनियर है, तो ऐसी आपको मिलेगी। यहाँ पर जो प्लांट सेल है वो उसका जो साइज है काफ़ी लार्ज होगा, यहाँ पर उसका जो एनिमल सेल है वो स्मॉलर इन साइज है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। उसके बाद कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। वोक्यूल है, यहाँ पर आपको जो प्लांट सेल के अंदर आपको काफ़ी बड़ा वोक्यूल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वोक्यूल है वो छोटे छोटे आपको मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट की बात होगी। राइबोसोम का अंदर क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर रहता है राइबोसोम। इसका ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और फैट भी यहाँ पर वो बनाता है। जो मतलब इसके मतलब सेल के अंदर जो मतलब सेल मेम्ब्रेन बन रही है या कोई भी मतलब वर्क हो रहा है उसके लिए मतलब जो मेम्ब्रेन तैयार होती है तो वो बनती है प्रोटीन और फैट से जो राइबोसोम के अंदर बनती है। उसके बाद में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये बीच वाला जो डेंस स्ट्रक्चर है उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस के बाहर वाली जो लेयर है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल के बाहर वाले जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके बाहर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। फिर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बोलेंगे इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब इसके अंदर एनर्जी रहेगी, एनर्जी करेंसी रहेगी जिसको हम एटीपी बोलेंगे। एटीपी की फॉर्म में उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जो सेल के अंदर मतलब अलग अलग जो फंक्शन हो रहे हैं उनके लिए एनर्जी तो चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो चीज़ें मतलब एनर्जी प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा, एटीपी वहाँ पर बनेगी। उसके बाद में है डिक्टायोसम का मतलब होता है, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है इस साइड, जो यहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ है, गोल्जी बॉडीज़ ये आपको एनिमल मतलब जो एनिमल सेल में आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ की जगह यहाँ पर हो जाएगा डिक्टोसम, मतलब यहाँ पर गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगी। गोल्जी बॉडी जैसा ही मतलब गोल्जी बॉडी का काम मैं बता दूँ तो वो वहाँ पे प्रोटीन और मतलब फैट जैसे ट्रांसफ़र करने का इनका काम है, कुछ और चीज़ें भी ये बनाते हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मतलब ट्रांसपोर्ट का काम है वहाँ पर ये गोल्जी बॉडी की तरह आपको दिखेगा, तो इसका नेम यहाँ पर है डिक्टोयोसम।
अगला जो चीज़ है प्लाज्मोडेस्मा, इसका जो मीनिंग होता है, ये क्या करता है, दूसरी जो सेल है, मतलब सेल तो काफ़ी होगी इसके अंदर, ऐसी जो सेल है एडजेसेंट सेल के अंदर कम्युनिकेट करने का काम होता है। मान लो यहाँ पर भी एक और सेल होगी, तो इसका कम्युनिकेशन का काम है, मतलब जो सूचना है उनका आदान प्रदान करने का काम ये करेगा, ये वाला पार्ट करेगा। मिडल लेमा क्या होता है, इसका काम होता है दूसरी जो सेल है उसके बीच में सीमेंट का काम करेगा, सीमेंटिंग का काम करेगा, मतलब उसको जोड़े रखने का काम यहाँ पर वो करेगा। सेल वॉल वहाँ पर पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये दो टाइप के आपको मिलेंगे, एक मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक मिलेगा प्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले के ऊपर आपको राइबोसोम मिलेंगे, जो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वो रफ होंगे। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस वहाँ पर वो होगा। न्यूक्लियर पोर का मतलब है यहाँ पे छोटे छोटे जो पोर्स हैं उनको न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन आपको पता ही लग गया, इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ से हम यदि ये चीज़ें आप यदि स्ट्रक्चर इसका जान लोगे तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर हैंडल हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा से ऊपर जा रहा हूँ मैं, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब बात करते हैं, सेल के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे सेल के अंदर बाहर होती रहती है, तो वो होती रहती है इन द फिनोमिना ऑफ कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन वाले फिनोमिना से ये होती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस है उससे ये मूव होती है। CO2 एंड वाटर कैन मूव क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन से वो मूव होती है। वी नो दैट द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इज द फॉर्म ऑफ रीजन ऑफ, यदि हाई कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी सब्सटेंस कब मूव करता है, जब हाई कंसंट्रेशन एक जगह हो, दूसरी साइड क्या हो, लो कंसंट्रेशन हो, तो वो कहाँ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। व्हेन द कंसंट्रेशन इज हाई इन द सेल, मान लो सेल के अंदर कंसंट्रेशन वो काफ़ी हाई है, लेकिन सेल के बाहर क्या है, कंसंट्रेशन वो काफ़ी कम है, तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन द फॉर्म प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से यदि यहाँ पर जो वाटर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर यदि कंसंट्रेशन वो हाई हो गई और अंदर कम हो गई है, तो वहाँ पे जो वाटर है वो कैसे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, आउटसाइड से इनसाइड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओसोमोसिस। आरओ होता है घरों में वाटर फिल्टर के लिए, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ओसोमोसिस, तो वो ओसोमोसिस ये वाला ही ओसोमोसिस है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बड़ा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सिर्फ याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ये जाने देती है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो सेल के अंदर नहीं लगती, ये बाहर भगा देगी उसको। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है, जो राइबोसोम जो सिंथेसिस करते हैं ना प्रोटीन और लिपिड, वो इससे बनी होती है। ये क्या करती है, उन सब्सटेंस को अलो करती है जो सेल के लिए रिक्वायर है, जो रिक्वायर नहीं है उसको एंटर नहीं करने देती, मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये सेल के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसको बाहर जाने देगी, अलो कर देगी भी, बाहर जाओ तुम, क्योंकि वो सेल के लिए, मतलब वो सेल के अंदर रहेंगे तो वो उसको ख़राब करेंगे फिर। इट डज़ नॉट अलो द सब्सटेंस टू मूव आउट, वो जो चीज़ें सेल के अंदर काफ़ी ज़रूरी है, सेल के अंदर कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं कुछ सब्सटेंस, उनको बाहर नहीं जाने देगी। तो कुछ चीज़ों को अंदर रखेगी, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देगी। उसके बाद यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, देखो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब बैक्टीरिया वगैरह में, ये काफ़ी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं होती है उसके अंदर, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होगा, क्रोमोसोम्स इसके अंदर सिंगल होगा। जो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स मैंने बता दिए क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, मतलब जितने भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ऑर्गेनल दिखाई दे रहे हैं उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो वो होती है, पहली बात तो वो काफ़ी लार्ज होती है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। न्यूक्लियर रीजन है वो आपको वेल डिफाइन यहाँ पर मिलेगा,
और उसके चारों तरफ क्या होगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। वो आप पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने देखी थी। न्यूक्लियर रीजन है यहाँ पर वो वेल डिफाइन नहीं होगा और ना ही उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल मिलेगा, यहाँ पर क्रोमोसोम्स की जो मात्रा है वो एक से ज़्यादा होगी। जो हमारा मतलब क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन वगैरह डीएनए वगैरह होता है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस कुछ और पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है बच्चों, देखो न्यूक्लियस के अंदर वैसे तो जेनेटिक मटेरियल होता है, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस ना होने की वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है न्यूक्लियोइड में, लेकिन न्यूक्लियोइड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में तो एक बात हो गई कि न्यूक्लियस होता है और उसी के अंदर आपको मटेरियल मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं, एब्सेंट है न्यूक्लियस। तो इसलिए यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड में मिलेगा और उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपको दिखाई नहीं देगी। क्रोमोसोम्स एक मिलेगा, इसके अंदर एक से ज़्यादा मिलेगा। न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, इसके अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ये पढ़ चुके हैं। सेल डिवीजन अकर्स बाय ए फ्यूजन एंड बडिंग। मतलब जो सेल डिवीजन होगा, आगे सेल बनेगी, नई सेल बनेगी, वो फ्यूजन और बडिंग से मिलेगी। मतलब माइटोसिस यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब है कि इसके अंदर जो राइबोसोम्स है वो दो छोटे न्यूक्लियर में टूट जाएंगे, तो उससे क्या है कि दो नए सेल तैयार हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम मायोटिक बोल देंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपर्चर हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए। मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना रहे, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है जो इसको सिक्योरिटी दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है अंदर वाले मटेरियल को, यदि ये ही ना रहे तो क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो बाहर हो जाएंगे, फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारी जो सेल है वो डाई हो जाएगी, मर जाएगी। गोल्जी अपरेटस ना हो, गोल्जी अपरेटस का मैंने बता दिया, इनका काम है ट्रांसपोर्ट का, मतलब इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स के अंदर वो डिस्पैच करते हैं, मतलब पैकेज मटेरियल्स ये सिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी बनता है इनका फिर जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है उसका ट्रांसफ़र करने का काम गोल्जी अपरेटस का है। ये सेल प्लेट को भी बनाती है प्लांट सेल के अंदर। सेल डिवीजन में जो सेल प्लेट बनती है सबसे पहले, उसको फॉर्मेशन के लिए गोल्जी अपरेटस मतलब काम करेगा उसके अंदर। लाइजोसोम्स और पेरोक्सियोम्स यहाँ पर वो मतलब उनको तैयार करने में भी इसी का ही यही तैयार करती है उसको भी। कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस भी क्या है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना हो तो वो ही गोल्जी अपरेटस का काम है। तो यहाँ पर यदि गोल्जी अपरेटस नहीं होगा तो ऊपर वाले फंक्शन नहीं हो पाएंगे, तो वो काफ़ी अफेक्टेड होगी। पावर हाउस ऑफ सेल को बोलेंगे वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इसको हम इस वाले जो रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। मतलब जो भी सेल के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, जो एटीपी की फॉर्म में उसको एनर्जी देगा। एनर्जी यहाँ पर आपको एटीपी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है एटीपी वहाँ पर। तो एनर्जी एटीपी के जो पैकेट्स है वो यहाँ पर जाते हैं एनर्जी देने के लिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस बोलेंगे। तो क्योंकि एनर्जी रिक्वायर है ना, अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से ही आएगी।